हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र लेके आ गए हैं, फार्मूला लेके आ गए हैं। आपके एग्ज़ाम में यहीं से फार्मूला पूछे जाएंगे भाई। ये नीमी क्वेश्चन बैंक के सेलेक्टेड फार्मूला हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आप फार्मूला रट के जाएंगे। ओके, यहीं से फार्मूला रट के जाएंगे, पूरा का पूरा इसी में से आएगा भाई। कम से कम आपके सेकेंड ईयर वाले पेपर में 2-3 फार्मूले तो पूछे ही जाएंगे भाई। तो ये 2-3 फार्मूले जो पूछे जाएंगे, इनको एकदम आप मतलब क्लियर कर लीजिए। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पे बस आँख बंद के सोचने लगते हैं यार कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ, अच्छे तरह से समझाऊंगा। आप इन फार्मूला को अच्छे से रट के याद करके जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ घर्षण गुणांक के बारे में, थोड़ा घर्षण के बारे में बेसिक कंसेप्ट, हालांकि मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ इस चीज़ को, तो जो नए विद्यार्थी होंगे वो भी समझ लें। देखिए भाई, यह एक प्लेन है, प्लेन मतलब कोई तल है, ऐसे समझेंगे कोई तल है या मेज ही मान लीजिए, एक मेज है और इस पर एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु रखी गई है इस तरह से। ठीक है, ये क्या एक वस्तु रखी गई है। तो इस वस्तु को अगर हम पी बल लगा के आगे की ओर खींचेंगे, तो क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि यह घर्षण के कारण यह वस्तु रुकी हुई है, विरामावस्था में है। इस पर तो कोई ना कोई घर्षण बल लगेगा ही। प्लेन और इस वस्तु में, इस प्लेन और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये तल में जो बल लगता है हम उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, जो कि हमारे बल को रोकता है, हमारे बल का मतलब विरोध करता है, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं जनरली। ठीक है, इसे F से, और जो हम बल लगा रहे हैं इसे P से। ठीक है, तो हमारे बल को रोकने वाला जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए इस वस्तु का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा m। ठीक, अब इस यम द्रव्यमान को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींच रहा होगा गुरुत्वीय त्वरण g से। कौन से त्वरण से भाई, गुरुत्वीय त्वरण g से। तो यहाँ पे कितना बल लगेगा, F बराबर m वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण g, और यही होता है वस्तु का भार। अब न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रत्येक क्रिया के बराबर बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। तो ये क्रिया बल है, इसके बराबर और विपरीत दिशा में यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, प्रतिक्रिया बल लग जाएगा, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए R जो ये है ये बराबर होगा W के बराबर, लेकिन इसकी क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो दूसरे दिशा में लगेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूटन ने बताए थे भाई। अगर ये वस्तु नीचे की ओर बल लगा रहा है तो इस बल के प्रतिक्रिया में एक बल ऊपर की ओर लगता है विपरीत दिशा में, और इस बल का मान उतना ही होगा जितना कि आपके इस बल का मान है। ठीक, अब यहाँ से घर्षण गुणांक बराबर होता है म्यू, F बराबर होता है भाई, ये F बराबर होता है म्यू आर। अगर आप घर्षण गुणांक बराबर निकालेंगे, F बराबर यहाँ पे म्यू आर होता है। R क्या है भाई, इसे जान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं या अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे म्यू का मान आपसे पूछे हैं, तो यहाँ पे म्यू बराबर आपको निकल के आएगा भाई F बटे में R, F बटे में R। और यही कहीं कहीं क्योंकि R बराबर है W के, तो F बाई W लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए घर्षण गुणांक क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे, सभी लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं। इसे बल और क्षेत्रफल, देखिए बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में जाना जाता है। बल और क्षेत्रफल नहीं, बल तो है लेकिन क्षेत्रफल नहीं है भाई। ठीक है, यह घर्षण बल, देखिए घर्षण बल है, ये कौन सा बल है, घर्षण बल है, और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मूला है, F बराबर म्यू आर, याद कर लेंगे F बराबर म्यू आर, F बराबर म्यू आर। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल इसमें गलत करके नहीं आना है भाई। देखिए यहाँ पे घर्षण के गुणांक का सूत्र है, घर्षण के गुणांक वही F बराबर म्यू, F बराबर यहाँ होगा म्यू आर।
या म्यू बराबर यहाँ पे आपको घर्षण गुणांक से म्यू से प्रदर्शित करते हैं, एफ बटे में आर होगा, या कहीं कहीं आर की जगह पे ये डब्लू लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, म्यू बराबर एफ बाई डब्लू, है ना। घर्षण गुणांक को कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए, घर्षण गुणांक को प्रदर्शित करते हैं तो घर्षण गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, उसमें लिखा रहेगा अल्फा बीटा गामा म्यू, तो किससे, घर्षण गुणांक को याद कर लीजिए, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है। देखिए वृत्त तो क्या होता है, ये वृत्त हो गया मान लीजिए, ठीक है, गोला होता है, घबराइए नहीं, ये वृत्त होता है, इसका केंद्र होता है ये केंद्र है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है इसे त्रिज्या कहते हैं वृत्त की, और इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे व्यास कहते हैं, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये त्रिज्या सभी जगह ये क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ये सभी जगह दूरियाँ क्या होती हैं, एक समान होती हैं, उसी को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं आर बराबर जो है वो डी बाई टू है, आर बराबर क्या है, डी बाई टू है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर होता है वो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए सूत्र में सभी क्या है, डी है, 2 पाई आर तो होगा नहीं, यहाँ सूत्र में पाई आर तो होगा नहीं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। तो ये कैसे आया है, तो हम जानते हैं आर बराबर होता है डी बाई टू, और डी बाई टू का स्क्वायर जब कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4, ओके, डी स्क्वायर बाई 4, दोनों पक्षों का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर बाई 4 आप लिख सकते हैं कि नहीं, पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या है, अर्धवृत्त की परिधि, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप अच्छे से इसे याद करके जाएंगे। अर्धवृत्त देखिए क्या होता है भाई, पहले पूरे वृत्त की परिधि आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो पहले पूरा वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है, गोला होगा, चलिए गोला नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूरे वृत्त की अगर परिधि की बात की जाए, या रुकिए मैं गोला ही बना देता हूँ भाई बढ़िया से। चलिए वृत्त निकालते हैं यहाँ से, ये रहा वृत्त, चलिए ठीक, चलिए वृत्त बन गया भाई यहाँ पे, जस्ट वेट बस। हाँ देखिए ये वृत्त की केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, चलिए मान लीजिए हम वृत्त को यहाँ से काट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से काट के, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ होती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की चारों तरफ जो रेड रेड दिख रहा है, यही लेंथ जो है वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई और ये आर, 2 पाई आर, ठीक है, ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है भाई, याद कर लीजिए। वृत्त की परिधि मतलब यहाँ से, जैसे कि ये पॉइंट हम ले रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं, अब ये काट के हम इसको फैला दें इससे, तो इतना बड़ा होगा इससे कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये होती है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर, इसे कहते हैं वृत्त की परिधि कहते हैं। अब अर्धवृत्त होगा तो क्या होगा भाई, अब अर्धवृत्त मतलब यहाँ से वृत्त को काटेंगे, बस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया, ये पूरा, ठीक है। अर्धवृत्त कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, तो इस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, मतलब यहाँ से लेके फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी। तो देखिए क्योंकि पूरे वृत्त की जो परिधि थी वो 2 पाई आर थी, हम इसमें अगर 2 का भाग दे दें, इस 2 पाई आर में अगर 2 का हम भाग दे दें तो हमें मिलेगा भाई पाई आर, क्या मिलेगा, पाई आर मिलेगा। अब ये पाई आर कहाँ से कहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या थी, 2 पाई आर थी, और आधा जब हम लंबाई लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होगी, तो यहाँ से लेके, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या है भाई, पाई आर है। अब हमें और क्या चाहिए, ये केंद्र वाली लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, 2 आर होगी।
तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, +2r। 2r ये क्या है भाई, ये है वृत्त की परिधि। ये है क्या, वृत्त की परिधि, πr + 2r, πr + 2r। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो ना समझ में आए भाई कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझा देंगे फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्पसन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जिन्हें भाई ये नहीं याद हो रहा है फार्मूला, देखिए इसका फार्मूला अनियमित ये आकार है, बीच में h है, ये लंबा यहाँ से यहाँ तक की जो भाई ये है लेंथ h है। तो यहाँ से देखिए अनियमित आकार का जो फार्मूला होता है, देखिए इन ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा आपको ऑप्शन मिलेगा, जो भाई अभी नहीं समझे हैं, जो ऑप्शन सबसे बड़ा आपको दिखेगा वही क्या होगा, अनियमित आकार का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा ऑप्शन मतलब देखिए h/3 है, यहाँ h/2 है, h/2 है, h/3 वाला एकदम ऑप्शन मारेंगे। और देखिए सबसे बड़ा मतलब क्या, यहाँ पे देखिए y1 y7 + 4 है, फिर यहाँ पे y2 y4 y6 है, फिर +2 y3 y5 है, जबकि यहाँ y1 + y2, फिर यहाँ पे y2 + y4 इतना। तो मतलब सबसे बड़ा जो आपको ये ऑप्शन दिखे यही ऑप्शन बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बाकी ये कैसे निकाला जाता है अगर आपको चाहिए तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना देंगे। यहाँ पहले एग्ज़ाम को पास करना है भाई अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा अपने PDF में। वृत्त की परिधि, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, यही फार्मूला बस आने वाले हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त का परिधि एकदम जुबान पे याद कर लीजिए, 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। परिधि मतलब क्या होता है भाई, वृत्त के चारों ओर की पूरी लंबाई, वृत्त के चारों ओर की पूरी लंबाई जिसे वहाँ घेर रखा होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr²। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बटे में 2 कर दीजिए। कहीं दिख रहा है क्या, देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है यार ये तो यहाँ d के रूप में 2 दिख रहा है। तो हम जानते हैं r बराबर क्या होता है, अच्छे से समझे हैं, d/2 होता है। r बराबर क्या होता है, d/2, बस इसी में रख लीजिए। तो ये देखिए फार्मूला आपका बन जाएगा क्या, πr² मतलब d/2 रखेंगे तो d² πd² बटे में यहाँ पे क्या होगा भाई 2, और ये 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आ क्या रहा है, πd² बटे में 8, πd² बटे में 8। वैसे हमको लग रहा है ये फार्मूला जो है गलत है भाई, यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो लेकिन आप यहाँ पे आंसर डी ही मारेंगे, डी याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। क्या याद करेंगे, डी बिल्कुल याद कर लीजिए। ओके, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, देखिए वृत्त खंड क्या होता है। देखिए अगर ये कोई वृत्त है भाई यहाँ पे, ठीक है, पहले एक वृत्त बना ले ताकि आपको अच्छे से समझा सकें हम, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए मैं एक वृत्त बना रहा हूँ, ठीक। देखिए यह एक वृत्त है, वृत्त में ये जो लंबाई होती है ये, इसे हम जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वहाँ होती है जो केंद्र से होकर जाती है। इतना बात समझते हैं कि नहीं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो केंद्र से होकर जाती है। देखिए अब हम सिर्फ इतने का बात करें, ठीक, अब हम सिर्फ इतने का बात करें। देखिए ये जो होता है इसे कहते हैं वृत्तखंड, ये कटा हुआ है, वृत्त में जो भाग कटा होता है जीवा के द्वारा उसे कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा खंड दिख रहा है आपको वृत्त का, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम इसको केंद्र से यहाँ से मिला दें तो इसे त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ से फिर इसको यहाँ मिला दें तो इसे क्या कहते हैं, ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्याओं द्वारा जो खंड कटा हुआ है, त्रिज्याओं द्वारा कौन सा खंड कटा है भाई, जैसे ये पूरा त्रिज्याओं के द्वारा खंड कटा हुआ है पूरा, ये जो ब्लैक में मैं भर रहा हूँ, इसे कहते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड। इसे क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्य खंड, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं भाई सेक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ओके, इसे हम सेक्टर कहते हैं। और ये जो
वृत्तखंड था, इसे सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछे क्या है, एक वृत्त के खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के खंड के मतलब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम किसका निकालेंगे भाई, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम इस ट्रेंगल का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, इतने का ये क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इतने का मिल जाए कि नहीं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने पूरा, ठीक है, ये पूरा निकालने क्षेत्रफल, और फिर इतने का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिकोण का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना बता दूं भाई। देखिए अगर मैं पूरे वृत्त की बात करूं तो पूरा वृत्त कब बनता है, जब वह 360 अंश का कोण बनाएगा तो कंप्लीट एक वृत्त बनेगा। तो जब वृत्त 360 अंश का कोण बना रहा होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर। अगर ये थीटा अंश कोण बनाएगा तब कितना होगा, थीटा के लिए कितना होगा, तो एक अंश के लिए होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360, और थीटा के लिए कितना होगा भाई, थीटा के लिए तो यहाँ पे थीटा का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल निकल के आएगा भाई, ये किसका क्षेत्रफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अच्छे से समझ लीजिए। ये क्षेत्रफल निकल के आया है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखिए लाल से कलर कर रहे हैं, ये पूरे भाग का यहाँ से यहाँ तक लेके पूरे भाग का ये क्षेत्रफल निकल आया, इसी को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट है के लिए सूत्र है, देखिए m, देखिए m a पे पावर m है, फिर ये मल्टीप्लाई है a पे पावर n। देखिए इसे बेस कहते हैं, इसे घात कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे घात कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। अगर हमारा बेस समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं भाई। तो a बराबर होगा m प्लस n, इसको बिल्कुल समझ लीजिए। अगर हमारा बेस समान है तो हम इनका गुणा करेंगे तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। एक बेस लिखेंगे और घाते को जोड़ के लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए पे पावर n, ए पे पावर n बटे में ए पे पावर m है, ठीक है। देखिए अगर हम भाग में, हमारी बेस जो है बिल्कुल समान है और भाग में है, तो हम इसे देखिए क्या करेंगे, जब भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब भी कोई संख्या को नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है तो उसके जो घात होते हैं वो चिन्ह बदल देते हैं अपने। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, a पे पावर n तो होगा ही, फिर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसके पावर का जो साइन है ये चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस m, ठीक है। अब गुणा में ये देखिए बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे a पे पावर लिखेंगे n प्लस क्या है भाई, माइनस m है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं a पे पावर n माइनस m, a पे पावर n माइनस m कौन सा है भाई, a पे पावर अच्छा बटे में, सॉरी बटे में n है यहाँ पे, ठीक है, बटे में यहाँ पे n है, ठीक। तो यहाँ पे n होगा और यहाँ पे m है भाई, सॉरी यहाँ पे m है, ये n है और ये, ठीक है, n है, बटे n है, ये m होगा और यहाँ पे n होगा। तो ऑप्शन ये वाला बिल्कुल राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फार्मूला है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिए भाई। देखिए दो फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछे क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है,
चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर फिर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर अभी हम फार्मूला लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab होगा, ओके। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर फिर ये माइनस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी कट जाएंगे, ये माइनस है ये सभी कट जाएंगे, 2ab प्लस 2ab क्या होगा 4ab बराबर 4ab, ठीक है 4ab। तो यहाँ पे 4ab सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ओके प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू का फार्मूला क्या होगा, ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो फार्मूला फिर लिख रहे हैं, आप इसे अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू का फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए होगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, फिर दूसरे कोष्टक में देखिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस होगा ए बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा ए बी, ए प्लस बी का क्यू है तो माइनस यहाँ पे आएगा। अगर यही ए माइनस बी का क्यू है, ए माइनस ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू है, तो देखिए फार्मूला में क्या होगा, यहाँ पे अब आ जाएगा ए माइनस बी आएगा और फिर यहाँ पे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस ए बी। तो आपसे ये वाला पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, देखिए प्लस सब अब एक एक बार सबको जोड़ के लिखेंगे और दो का गुणा कर देंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और कहीं कहीं फार्मूला में ये दो जो है कॉमन लेके लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ये वाला ऑप्शन देखिए दो यहाँ पे कॉमन लेके लिख लिए हैं। तो ये फार्मूले इतने हैं, आप इनका प्रैक्टिस ज़रूर करें, ओके प्यारे विद्यार्थियों। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है ज़रूर, हम इस फार्मूले के लिए पार्ट 2 भी लेके आएंगे। पहले आप इस पार्ट में अच्छे से प्यार और सपोर्ट दिखाएं आपको, ठीक है। तब हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। CI और SI और प्रॉफिट एंड लॉस और इलास्टिसिटी 3 चैप्टर का वहाँ पे हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो सफिशियंट है, आपको कोई वीडियो और देखने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, ओके प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।